Dear student, in this video lecture we are going to discuss species। और इकोलॉजी में स्पीसीज से जुड़ी हुई जो भी डिफरेंट टर्म्स हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, राइट। तो हम टैक्सोनॉमिकल एस्पेक्ट्स जो हैं उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे, किसने ये टर्म दी, किसने डिफरेंट टाइप के जो स्पीसीज कंसेप्ट हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, उसको हम टैक्सोनॉमी में यूजुअली कवर करते हैं। यहाँ हम इकोलॉजी के एस्पेक्ट से जो चीज़ें हैं जो हमें जानना जरूरी है उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। स्पीसीज क्या है, देखिए जैसे मैं एग्जाम्पल यहाँ पे पहले एग्जाम्पल से इसको समझाता हूँ। ह्यूमन का एग्जाम्पल अगर मैं लेके चलता हूँ और मैं ह्यूमन को यहाँ एच से शो कर रहा हूँ, तो मान लो कोई एक जगह है, कोई भी जगह है जहाँ पे बहुत सारे ह्यूमंस जो है वो रह रहे हैं। तो ये जो ह्यूमन है ये एक दूसरे से एक जैसे ही हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है, राइट। बहुत काफ़ी सिमिलैरिटी शो करते हैं एक दूसरे के साथ, राइट। तो मतलब फंडामेंटल सिमिलैरिटी है, ठीक है। दूसरा, इनमें स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है, स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। जैसे दो हाथ दो पैर, जिस तरीके का अपीयरेंस किसी एक इंसान का है उस तरीके का अपीयरेंस किसी दूसरे इंसान का या दूसरे उस तीसरे इंसान का भी होगा, बहुत ज़्यादा इसमें वेरिएशन नहीं है। तो कहने का मतलब है कि हमने ये देखा कि भाई जो एक ही स्पीसीज के अंदर हम काउंट कर रहे हैं उसमें फंडामेंटल फीचर्स में सिमिलैरिटी है। तो सिमिलर इन फंडामेंटल फीचर्स मतलब जो भी उनका बेसिक फीचर है उनमें वो सिमिलर है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये देखेगा कि क्या वो एक्सटर्नल जो फीचर दिखाई दे रहे हैं उनमें वो एक जैसे ही हैं, तो हाँ भाई सिमिलर इन फंडामेंटल फीचर। फिर फंक्शनल सिमिलर इन फंक्शनैलिटी, एक ही टाइप की जो है एक फंक्शनैलिटी शो कर रहे हैं, राइट। क्योंकि हम जैसे इंसान हैं, ह्यूमन है, ह्यूमन में फंक्शनैलिटी को लेके बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ डिफरेंस नहीं होता, एक ही टाइप की फंक्शनैलिटी हम शो करते हैं, राइट। उसके बाद बिहेवियर में भी बहुत ज़्यादा हमारा डिफरेंस नहीं होता, राइट। तो हमने ये देखा कि ह्यूमन जो है वो एक ही टाइप का फंडामेंटल फीचर शो कर रहा है, दूसरे ह्यूमन के साथ एक ही टाइप की फंक्शनैलिटी शो कर रहा है, और बिहेवियर में भी कोई खास फर्क नहीं है। ओवरऑल जो अर्थ पे ह्यूमंस पाए जा रहे हैं उनका बिहेवियर का एक फिक्स पैटर्न है। तो ये दो हमने चीज़ें डिस्कस की। इसके अलावा दूसरी इसमें एक जो चीज़ थी जो बहुत इम्पोर्टेंट थी, कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ साथ प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। बहुत, ठीक है। फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग कहते हैं बच्चे कि मतलब वो जो बच्चे पैदा करेंगे आपस में इंटरब्रीड करके वो जो है फर्टाइल होने चाहिए, वो आगे भी प्रोजेनी पैदा करनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि हमने ये तीन प्रॉपर्टी देखी, वो फंडामेंटल फीचर्स में सेम है, फंक्शनैलिटी और बिहेवियर में सेम है, और एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं, राइट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉलो कर सकते हैं, और उनसे जो बच्चे होंगे वो फर्टाइल होने चाहिए। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी जो हैं फॉलो होती हैं, मान लो कोई दो ऑर्गेनिज्म है ए और बी, और वो दोनों ऑर्गेनिज्म ये दोनों प्रॉपर्टीज तीनों प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो ये दोनों ऑर्गेनिज्म सिंगल स्पीसीज काउंट होंगे, एक ही स्पीसीज के माने जाएंगे, राइट, ठीक है। अब इसको ऐसे समझो, ये तो एक सिंपल एक कंसेप्ट के हिसाब से बात है, ठीक है। इसको हम दूसरे तरीके से समझते हैं। जैसे ये जो जगह है यहाँ, ये जगह का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ जयपुर का, एक दूसरी जगह है मान लो दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली में भी ह्यूमन रह रहे हैं, राइट, वहाँ भी ह्यूमन है। तो दिल्ली के जो ह्यूमन हैं क्या वो जयपुर की ह्यूमन से अलग हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ही टाइप की फंडामेंटल फीचर्स हैं, एक ही टाइप की फंक्शनैलिटी है, बिहेवियर भी सिमिलर पैटर्न, मतलब एक ही टाइप का बिहेवियर शो करते हैं। और दिल्ली के जो ह्यूमंस हैं अगर वो जयपुर के ह्यूमन के साथ इंटरब्रीड करें
तो भी वो बच्चे पैदा कर सकते हैं, शादियां होती हैं। तो इसका मतलब जयपुर और दिल्ली में जो ह्यूमंस रह रहे हैं वो एक ही स्पीसीज माने जाएंगे, राइट। तो स्पीसीज को इसी बेस पे डिफाइन किया गया है कि फंडामेंटल फीचर्स में, मतलब एक ही स्पीसीज में पाए जाने वाले जो मेंबर्स हैं वो फंडामेंटल फीचर्स में सिमिलर हैं, फंक्शनैलिटी में भी सिमिलर हैं, बिहेवियर में भी सिमिलर है, मतलब एक ही टाइप का बिहेवियर भी शो कर रहे हैं। और वो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि वो आपस में इंटरब्रीड करें और उनसे जो ऑफस्प्रिंग पैदा हो रही है वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग होनी चाहिए, राइट। ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर टेक्निकल एक टर्म यूज होती है कि एक ही स्पीसीज के जो मेंबर्स होते हैं वो कॉमन जीन पूल फॉलो करते हैं। ये याद रखना, ये कॉमन जीन पूल का मतलब होता है कि उनके जो जीन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, मतलब कोई कॉमन उनका जीन पूल है, मतलब वो एक दूसरे के साथ जीन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर वो एक दूसरे के साथ जीन ट्रांसफ़र नहीं कर सकते तो वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग भी नहीं बना सकते, इसलिए वो अलग अलग स्पीसीज में होंगे। अब जैसे इसमें देखिए, गधा जो है, डंकी जो है वो, और हॉर्स, ये दोनों के जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सिमिलर तो नहीं है लेकिन फंडामेंटल फीचर्स काफ़ी कुछ इनके सिमिलर होते हैं। बिहेवियर जो है उसमें 100% सिमिलैरिटी ना होके फिर भी काफ़ी एक्सटेंड तक सिमिलैरिटी है, लेकिन ये इंटरब्रीड भी कर सकते हैं। लेकिन इंटरब्रीड करने के बाद इनके जो ऑफस्प्रिंग होती हैं वो फर्टाइल नहीं होती, इसीलिए हॉर्स और डंकी ये बाकी सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं, लेकिन ये फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ना होने के कारण उनको अलग अलग स्पीसीज माना गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से स्पीसीज को लेके एक आइडिया लग गया होगा कि स्पीसीज क्या है। एक ही जैसे देखें, जैसे राइट, जैसे गली में जो कुत्ता पाया जा रहा है, मान लो जयपुर में किसी गली में एक डॉग पाया जा रहा है, वो भोपाल के किसी डॉग से आप उसकी सिमिलैरिटी वो करोगे तो उसकी एक ही जैसे फीचर्स हैं, तो वो एक ही स्पीसीज कहलाया, राइट। तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा उसको माइन्यूट लेवल पे जाके नहीं देखना है। ये जो फंडामेंटल फीचर्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये फंडामेंटल फीचर्स बहुत ज़्यादा एक ब्रॉड वे में देखते हैं, राइट। तो फंडामेंटल फीचर, फंक्शनैलिटी, बिहेवियर, और वो एक दूसरे के साथ इंटरप्रीट कर पा रहे हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग अगर पैदा कर रहे हैं तो वो एक ही स्पीसीज काउंट होगी। तो कहने का मतलब है स्पीसीज एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को कहते हैं, अगर सिंपल शब्द में कहें तो। अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं स्पीसीज में। तो स्पीसीज में जैसे हम जो है थोड़ा सा आगे अगर हम देखें कि भाई जो स्पीसीज है वो, उसमें एक चीज़ ये भी आती है कि जो स्पीसीज है उसको किस तरीके से हम जैसे कई बार आपको ऑब्जेक्टिविटी में आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाएगा कि ये एक जीन पूल है, ये जीन पूल ए है और ये एक दूसरा जीन पूल बना दिया, जीन पूल बी है। अब यहाँ से यहाँ पे जीन का जो ट्रांसफ़र है वो नहीं हो रहा है, जीन ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है। ये जो ट्रांसफ़र दिखा रहे हैं हम, ये किसका ट्रांसफ़र दिखा रहे हैं, जीन ट्रांसफ़र दिखा रहे हैं। अब वो बोलेगा कि भाई जीन ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है तो क्या ये दोनों एक ही स्पीसीज में काउंट की जाएंगी? नो, ये दोनों डिफरेंट स्पीसीज काउंट होंगी, एक ही स्पीसीज काउंट नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि अगर एक ही स्पीसीज होती तो इनका जीन पूल क्या होना चाहिए, इनका आपस में ट्रांसफ़र होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से एक ऑब्जेक्टिविटी में कभी कभी इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पे अब हम चलते हैं, ये तो एक ब्रॉड वे में हमने देखा कि स्पीसीज क्या होती है। स्पीसीज में जब इकोलॉजी में आप आते हैं तो बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी हैं जो आपके सामने आ जाती हैं, तो हमें उनको थोड़ा सा देखना है कि वो क्या है। जैसे एक आता है यहाँ पे एंडेमिक स्पीसीज, तो ये इस तरह की जो टर्मिनोलॉजी है वो हम यहीं पे कवर कर लेंगे। एंडेमिक स्पीसीज, ये एंडेमिक स्पीसीज का मतलब क्या होता है? एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं species confined in a particular area, right? Species confined in a particular area, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी स्पीसीज अगर किसी एक स्पेसिफिक एरिया में ही पाई जाती है
जैसे वो स्पीसीज का नाम लें और आपके दिमाग में सिर्फ वही एरिया नाम याद आ जाए तो वो एंडेमिक स्पीसीज होती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लीजिए कंगारू। जैसे ही मैंने कंगारू का नाम लिया, राइट, तो आपके दिमाग में ऑस्ट्रेलिया का एक इमेज आ गया। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में ये है कि कंगारू वर्ल्ड में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो इस तरह की स्पीसीज जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाया जाए और उस स्पीसीज का नाम सुन के आपके दिमाग में सिर्फ वही एक लोकेशन फिक्स हो जाए, तो इस तरह की जो स्पीसीज हैं वो कहलाती हैं एंडेमिक स्पीसीज, राइट। ये जो एंडेमिक, जैसे कंगारू के एग्जांपल से आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। एंडेमिक स्पीसीज जो हैं इसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक तो कि एंडेमिक स्पीसीज की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होती, इसलिए ऑल एंडेमिक स्पीसीज आर रेयर स्पीसीज। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक स्पेसिफिक एरिया में ही पाई जा रही हैं। ऑल एंडेमिक स्पीसीज आर रेयर स्पीसीज। रेयर स्पीसीज कहते हैं जो संख्या में कम पाई जाए, ठीक है। तो वो स्पीसीज जो संख्या में कम पाई जाती हैं उनको हम रेयर स्पीसीज कहते हैं, ठीक है। तो ऑल एंडेमिक स्पीसीज आर रेयर स्पीसीज, बट यहाँ ऑल एंडेमिक स्पीसीज आर रेयर स्पीसीज, बट ऑल रेयर स्पीसीज आर नॉट एंडेमिक स्पीसीज, राइट। ऑल रेयर स्पीसीज आर नॉट एंडेमिक स्पीसीज। कभी कभी इस तरीके से चीज़ें पूछ लिया जाता है। अब देखो इस लाइन को समझो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चों कि एंडेमिक स्पीसीज हम किसको कह रहे हैं? जो एक एरिया में ही पाई जाए और जो सिर्फ एक छोटे से एरिया में पाई जा रही हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होती है, इसीलिए वो रेयर स्पीसीज में आ जाती हैं। रेयर स्पीसीज कहते हैं जो संख्या में कम पाई जाए, उनका एरिया से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन रेयर स्पीसीज जो है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इंडिया में एक स्पीसीज एक्स बहुत पाई जा रही थी, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ, कटाई हुई और इसकी संख्या बहुत कम रह गई। मान लो कुछ पेड़ एमपी में बचे, कुछ आंध्र प्रदेश में बचे, कुछ इधर बचे उड़ीसा साइड में, तो वो संख्या बहुत कम हो गई है, इसीलिए वो रेयर स्पीसीज में आ गया। लेकिन इसके जो रेयर स्पीसीज में आने के बावजूद भी एंडेमिक स्पीसीज में क्यों नहीं है? क्योंकि ये एमपी में भी है कुछ संख्या में, कुछ संख्या में आंध्र प्रदेश में भी है, कुछ संख्या में उड़ीसा में भी है। तो कहने का मतलब है ये एक स्पेसिफिक एरिया में लोकेट नहीं रहा, थोड़ा 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 डिफरेंट डिफरेंट एरिया में पाया गया, इसलिए रेयर स्पीसीज तो ये है लेकिन ये एंडेमिक स्पीसीज नहीं है। तो ये स्टार लगा दो इस पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट है कि ऑल एंडेमिक स्पीसीज आर रेयर स्पीसीज बट ऑल रेयर स्पीसीज आर नॉट एंडेमिक स्पीसीज, ठीक है। अगला जैसे इसमें एक पॉइंट दिया जाता है कि एंडेमिक स्पीसीज का जो ओरिजिन है, वो एक ओरिजिन जो है, ओरिजिन ऑफ एंडेमिक स्पीसीज एक थ्योरी के साथ एक्सप्लेन किया जाता है और उस थ्योरी का नाम है कॉन्टिनेंटल सेपरेशन या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या कहती है थोड़ा सा ये देखिए, या कॉन्टिनेंटल सेपरेशन थ्योरी। कहने का मतलब है कि एंडेमिक स्पीसीज क्यों पैदा हुई, इनके ओरिजिन को एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरी दी जाती है वो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या है? ये थ्योरी ये कहती है कि जो अर्थ हमारी जब यहाँ पे लाइफ स्टार्ट हुई और जब ये लाइफ का यहाँ पे काफ़ी चेंज चल रहा था, तो अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका और एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारा जो रीजन है ये एक जुड़ा हुआ रीजन था जिसको हम पैंजिया कहते थे। क्या कहते थे? पैंजिया। लेकिन ये पूरा जो अर्थ, ये तो जैसे ओशियन, ये तो वाटर वाला पार्ट है, और ये जो अर्थ वाला पार्ट है ये पूरा क्या है? ये एक अर्थ है और ये जो है ये है सॉलिड पार्ट। मतलब अफ्रीका महाद्वीप, अमेरिका, एशिया, यूरोप, ये सब जुड़े हुए थे। इसको हमने एक सिंगल जो एक बॉडी के रूप में था, इसको कहते हैं पैंजिया। अब क्या हुआ, इसमें जो भी स्पीसीज पाई जा रही थी वो यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड थी, इस तरीके से। लेकिन टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट के कारण ये पार्ट टूट गया, राइट। तो यहाँ से जब ये टूटा तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में ये टूट गया।
कोई अफ्रीका महाद्वीप बन गया, कोई एशिया, कोई ये, तो ऑस्ट्रेलिया ये भी थोड़ा सा वहाँ से अलग हो गया। तो हुआ क्या कि जो स्पीसीज थी, जब ये अलग हो गया तो यहाँ पे ये सारे रीजन की क्लाइमेट भी थोड़ी सी चेंज हुई। मान लो ये वाला जो क्लाइमेट है यहाँ पे ए तो सर्वाइव कर गया, बी यहाँ सर्वाइव नहीं किया, बी सर्वाइव नहीं किया, यहाँ पे ए ने सर्वाइव नहीं किया, यहाँ दोनों सर्वाइव कर गए, राइट। तो कहने यहाँ मान लो सी भी था, तो जो है वो सी जो है यहाँ पे सर्वाइव कर गया। अब जो कंगारू था वो पहले इस पेंजियम में डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से, यूनिफॉर्म तरीके से पाया जा रहा था, लेकिन जब सेपरेट हुआ, सेपरेशन के बाद क्या हुआ, ये अर्थ का कई हिस्सों में टूट गया। तो जब ये टूट गया तो ये जो ऑस्ट्रेलिया वाला हिस्सा था, यहाँ पे कंगारू जो है वो सर्वाइव कर गए, बाकी हिस्से में कंगारू सर्वाइव नहीं किए। तो आज की डेट में कंगारू हमें सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में दिखते हैं। तो एंडेमिक थ्योरी का ओरिजिन जो है वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से हम एक्सप्लेन करते हैं, जो ये कहती है कि इनिशियली जो है, जो हमारे महाद्वीप हैं ये सब जुड़े हुए थे, जिसको हम पेंजिया कहते हैं, लेकिन टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट के कारण वो सेपरेट हो गए, और सेपरेशन के कारण कुछ जगह पर कुछ स्पीसीज सर्वाइव कर गई, कुछ स्पीसीज सर्वाइव नहीं कर पाई। तो कंगारू के केस में अगर हम देखें तो वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में तो वो सर्वाइव कर गए, बाकी एरिया में वो सर्वाइव क्लाइमेट चेंज होने के कारण नहीं कर पाए, राइट। तो इसीलिए आज की डेट में हमें कंगारू सिर्फ कहाँ मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। तो ये थ्योरी इस तरीके से एंडेमिक स्पीसीज के ओरिजिन को एक्सप्लेन करती है। तो जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है उसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो एंडेमिक स्पीसीज है, इसके अलावा एक दूसरा भी यहाँ पे टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं, और वो है हमारा यहाँ थोड़ा सा दूसरी जो स्पीसीज है वो है कीस्टोन स्पीसीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आपको ध्यान रखना है और ये बहुत आगे काम आएगी। कीस्टोन स्पीसीज नाम से ही क्लियर है, कीस्टोन इंपॉर्टेंट स्पीसीज। कीस्टोन जो कंसेप्ट है, एक वैज्ञानिक है, उन वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट पेन। तो जो रॉबर्ट पेन है, इन्होंने इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया। रॉबर्ट पेन 1966 इन्होंने ये कंसेप्ट दी, पोल की स्टोन कंसेप्ट, ठीक है। अब इसको जो है आप एक एग्जांपल से समझो, ये क्या है। जैसे एक मैदान है, मैदान में ग्रास है, घास लगी हुई है, उस घास को कौन खाए, सपोज करो रैबिट खा रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम फूड चेन में पढ़ेंगे आगे, लेकिन यहाँ एक थोड़ा सा एग्जांपल लेना है। उस ग्रास को कौन खा रहा है, रैबिट खा रहा है, और उस रैबिट को कौन खा रहा है, लॉयन खा रहा है या टाइगर खा रहा है, कोई भी यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अगर मैंने लॉयन को सपोज करो मार दिया, जो लॉयन थे, लॉयन को जो है मान लो एक ही लॉयन था जंगल में और उसको मार दिया, जब लॉयन जो है वो वहां से खत्म हो गया, तो जो रैबिट है इनका शिकार नहीं होगा, तो इनकी संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। जब इनकी संख्या बढ़ेगी तो ये ज़्यादा घास खाएंगे, तो फाइनली घास की संख्या क्या होगी, कम होगी, और धीरे धीरे रैबिट तो बढ़ते चले जाएंगे लेकिन घास कम होती चली जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब सारी की सारी घास क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और जिस दिन घास ख़त्म हुई उस दिन अल्टीमेटली सारे के सारे रैबिट भी क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली इस पूरे सिस्टम को स्टेबलाइज कौन कर रहा था, शेर कर रहा था, लॉयन कर रहा था, टाइगर कर रहा था, राइट। तो कीस्टोन स्पीसीज इसी को कहते हैं कि वो स्पीसीज जो किसी इकोसिस्टम को की स्टेबिलिटी को कंट्रोल करें। अगर आप उस स्पीसीज को डिस्टर्ब करोगे तो इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, हो सकता है इकोसिस्टम खत्म ही हो जाए उस जगह का। तो इसीलिए कहते हैं ना, जंगल शेर है तो जंगल है, क्यों कहते हैं, उसका मतलब यही है कि जो शेर होते, जो प्रीडेटर हैं, लॉयन है, टाइगर है, लेपर्ड्स हैं, ये क्या है, जो हमारे रैबिट हैं या जो घास खाने वाले या जो पेड़ खाने वाले जानवर हैं, इनकी संख्या को कंट्रोल रखते हैं। और जब इनकी संख्या कंट्रोल रहती है तो जो हमारे प्लांट हैं उनकी संख्या भी बैलेंस रहती है।
इसीलिए गवर्नमेंट जो है इनके प्रोटेक्शन पर खास तौर से ध्यान देती है। तो कीस्टोन स्पीशीज को इस तरीके से समझना है। तो कीस्टोन स्पीशीज जो है, अब इसको डिफाइन कैसे करना है, तो डिफाइन ऐसे करेंगे कि भाई कोई भी कीस्टोन स्पीशीज जो है वो स्पीशीज होती है जिसका मैक्सिमम इन्फ्लुएंस जो है, मैक्सिमम इन्फ्लुएंस होता है ऑन इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, राइट। तो किसी भी इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी पे जिसका मैक्सिमम इन्फ्लुएंस रहेगा वो स्पीशीज क्या कहलाएगी, कीस्टोन स्पीशीज कहलाएगी। तो कीस्टोन जो स्पीशीज है, अब यहाँ पे कभी कभी एक डोमिनेंट स्पीशीज से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको डोमिनेंट स्पीशीज से कंफ्यूज नहीं होना। डोमिनेंट स्पीशीज वो होती हैं जो किसी इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, लेकिन जो कीस्टोन स्पीशीज है वो संख्या में ज़्यादा नहीं होती हैं। इनकी अगर प्रॉपर्टीज देखें तो जो कीस्टोन स्पीशीज हैं वो लेस इन नंबर एंड बायोमास। पहली चीज़ तो ये कि वो नंबर में कम होती हैं, बहुत ज़्यादा वो नहीं मिलेंगी, लेस इन नंबर एंड बायोमास, ठीक है, पहली चीज़। बट मैक्सिमम इन्फ्लुएंस इन्हीं का रहेगा। दूसरी चीज़ ये कि जो कीस्टोन स्पीशीज हैं ये यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जो जानवरों को मार के खाने वाले एनिमल हैं वही कीस्टोन स्पीशीज में आए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई बार हम ये थोड़ा सा मिसकन्फ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि कीस्टोन स्पीशीज में 3 तरह की स्पीशीज आ जाती हैं। एक तो कीस्टोन में प्रीडेटर्स आ जाते हैं। प्रीडेटर्स कहते हैं जो किसी भी दूसरे जानवर को मार के खाते हैं, प्रीडेटर्स, राइट। प्रीडेटर्स के अलावा इकोसिस्टम इंजीनियर्स, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो इकोसिस्टम में कुछ इस तरीके का फंक्शन करते हैं जो इकोसिस्टम की फंक्शनैलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इकोसिस्टम इंजीनियर्स एंड म्यूचुअलिज्म को शो करने वाले, म्यूचुअलिस्टिक। अभी तो ये 3 तरीके के जो ऑर्गेनिज्म हैं, प्रीडेटर्स, इकोसिस्टम इंजीनियर्स और म्यूचुअलिस्टिक, ये इस कीस्टोन स्पीशीज में आ जाता है, राइट। अब ये तो था कीस्टोन के बारे में। डोमिनेंट स्पीशीज से आपको इसको कंफ्यूज नहीं करना है। डोमिनेंट स्पीशीज अलग है। डोमिनेंट मतलब जो संख्या में ज़्यादा पाए जाए, लेकिन संख्या का ज़्यादा होने का मतलब वो स्टेबिलिटी को इन्फ्लुएंस नहीं करते, वो उस इकोसिस्टम को जो अदर प्रॉपर्टीज हैं उसको तो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन डोमिनेंट स्पीशीज जो है वो कभी भी इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को मैक्सिमम तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करती है। यही डिफरेंस है कीस्टोन में और डोमिनेंस स्पीशीज में। तो ये जो कीस्टोन स्पीशीज हैं नंबर में कम होते हैं, जबकि जो डोमिनेंट स्पीशीज हैं वो नंबर में ज़्यादा होते हैं। जो कीस्टोन स्पीशीज हैं वो बायोमास में भी कम होते हैं, जबकि डोमिनेंट स्पीशीज बायोमास में भी ज़्यादा होती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर। कभी भी आपको ये काम अगर क्लियर करना है कि कोई स्पीशीज कीस्टोन है या नहीं है, तो आप ये थोड़ा सा देखिए कि उसको हटाने से इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। इकोसिस्टम वहाँ सर्वाइव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, तो वो स्पीशीज जो है आपको खुद ही जो है आंसर देगी कि वो जो है कीस्टोन स्पीशीज में काउंट की जाएगी या नहीं की जाएगी, राइट। जैसे एक दूसरा एग्जांपल अगर हम कीस्टोन का लें तो ये एग्जाम्पल 2 में एक एग्जाम्पल आता है। जैसे आप देखोगे कि अफ्रीकन जो एलिफेंट होता है वो एक की स्टोन स्पीशीज माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो अफ्रीकन एलिफेंट होता है ये क्या करता है, जैसे दूसरा एग्जांपल अगर मैं लूँ, अफ्रीकन एलिफेंट, आप जैसे नेशनल ज्योग्राफी या उसमें देखोगे तो अफ्रीकन एलिफेंट क्या करते हैं, ये जो है जिन वन मतलब वहाँ पे अफ्रीका में क्या होता है कि ज़्यादातर जो है जो एनिमल्स हैं जो जंगलों में पाए जा रहे हैं वो घास खाते हैं, लेकिन एलिफेंट क्या करता है, अब वो ये क्या करता है, जो झाड़ियाँ होती हैं या जो पेड़ होते हैं उनको तोड़ तोड़ के खाता है। अब उनको तोड़ने से क्या होगा, पेड़ की संख्या कम होगी और वहाँ पे घास के लिए जो है एरिया बढ़ेगा। तो ये 2 तरीके से हेल्प करता है। एक तो ये जो वुडलैंड फॉरेस्ट है, मतलब जो पेड़ हैं उनकी संख्या को कम करता है क्योंकि तोड़ तोड़ के खा रहा है, और उसको वुडलैंड फॉरेस्ट को ग्रास फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर रहा है। वहाँ पे जब जगह खाली होगी तो वहाँ घास पैदा होती है। दूसरा, इनका जो एक्सक्रीटा है, जो ये बॉडी से बाहर डाइजेस्टिव फूड डाइजेशन के बाद जो
निकालते हैं वो ग्रास की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, मतलब उस एरिया की, उस ज़मीन की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, और वहाँ पे उससे ग्रास जो है वो ज़्यादा बनती है। और इससे एक फ़ायदा और है, जब ग्रास फॉरेस्ट ज़्यादा बनेंगे तो फॉरेस्ट फायर की भी पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती हैं, और फॉरेस्ट फायर ज़्यादा लगने से क्या होता है कि जो हमारी जो जंगल की ज़मीन है वो रिसाइकिल होती रहती है, राइट। तो ये एक इकोलॉजिकल कंसेप्ट है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा ये एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स हो गया है, इसको तीसरे एग्जाम्पल से आप समझिए। जैसे पोलर बियर, जो ध्रुवीय क्षेत्रों में भालू पाया जाता है, ये जो पोलर बियर होता है ये भी कीस्टोन स्पीसीज में आता है, क्योंकि उस एरिया के आसपास जो है ये एक प्रीडेटर है जो दूसरे जानवरों को या मछलियों को मार मार के खाता है। अब इसकी संख्या अगर वहाँ नहीं होगी तो जो अदर ऑर्गेनिज्म होंगे पोलर रीजन में, उनकी संख्या क्या हो जाएगी, अदर ऑर्गेनिज्म की संख्या जो है वहाँ पे बढ़ेगी, और जब अदर ऑर्गेनिज्म की संख्या बढ़ेगी तो वहाँ पे फिर दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं, और वो जो हैं फिर आपस में इनकी लड़ाइयाँ बढ़ेंगी, कंपटीशन बढ़ेगा, तो कुल मिला के वो इकोसिस्टम स्टेबलाइज नहीं रह पाता, ठीक है। तो पोलर बियर है, तो इस तरीके से आप किसी भी, और इसमें मैक्सिमम जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो प्रीडेटर से पूछे जाएंगे, तो आप ध्यान रखो प्रीडेटर जो है वो ऑल प्रीडेटर जो हैं वो कीस्टोन स्पीसीज में आ जाते हैं, क्योंकि वो जो है घास खाने वाले जो जानवर होते हैं उनकी संख्या को वो कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इकोसिस्टम इंजीनियर्स, जैसे जो एलिफेंट का एग्जांपल देखा, अफ्रीकन एलिफेंट, ये इकोसिस्टम इंजीनियर्स में आ जाता है कि ये प्रीडेटर नहीं है, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को नहीं खा रहा है, ये घासी पेड़ खा रहा था, लेकिन इसकी हैबिट के कारण, इस हैबिट के कारण जंगल में लाइफ जो है वो रिसाइकिल हो रही है, ठीक है। तो और म्यूचुअलिस्टिक, ये म्यूचुअलिस्टिक आगे हम देखेंगे, अभी यहाँ पे मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हमने कीस्टोन स्पीसीज देखा कि कीस्टोन स्पीसीज क्या होती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये देखते हैं कि तीसरी स्पीसीज आती है क्रिटिकली लिंक्ड स्पीसीज, ठीक है। तो नाम से ही क्लियर है, जो ये क्रिटिकली लिंक्ड स्पीसीज है, क्रिटिकल लिंक स्पीसीज मतलब नाम से क्लियर है कि कोई एक स्पीसीज जो लिंक कर रही है, मतलब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल से इसको पहले समझिए, एग्जाम्पल से इकोलॉजी में चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। जैसे आपने माइकोराइजा सुना होगा, माइकोराइजा जो है वो क्या होते हैं, जैसे जो हमारे पेड़ होते हैं, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनमें रूट सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता, तो वहाँ जो हायर प्लांट्स होते हैं, चाहे वो जिम्नोस्पर्म हो चाहे वो एंजियोस्पर्म हो, उनकी जो रूट्स वहाँ कई प्लांट्स की बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, कुछ वहाँ पे फंगस जो है उनकी रूट के साथ ग्रो कर जाते हैं, और ये फंगस क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ा देते हैं। तो जैसे ये जो फंगस हैं, अगर हायर प्लांट की रूट के साथ फंगस जो है वो एक बेनिफिशियल रिलेशनशिप में रहें, अब ये क्या करते हैं, फंगस प्लांट को जो है मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब करके देते हैं, राइट। तो ये मिनरल्स दे रहे हैं प्लांट को, और बदले में ये प्लांट से क्या ले रहे हैं, फूड ले रहे हैं, तो दोनों को फायदा है। इसको कहते हैं बेनिफिशियल, प्लस प्लस बेनिफिशियल रिलेशनशिप। आगे हम इसको और डिस्कस करेंगे, यहाँ बस एक सिंपल वे में आप इसको समझ लीजिए। अगर मैं इस फंगस को यहाँ से हटा दूँ तो क्या ये प्लांट सर्वाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ऐसी स्पीसीज जो किसी दूसरी स्पीसीज के लिए या तो पॉलिनेटर का काम करें या फिर एब्जॉर्बर का काम करें, वो क्रिटिकल, और इनको हटाने पे वो दूसरी स्पीसीज सर्वाइव ना करे, तो ऐसी स्पीसीज क्रिटिकल लिंक स्पीसीज कहलाती है, राइट। तो क्रिटिकल लिंक स्पीसीज जो है, जैसे अच्छा, इसमें जैसे दूसरा एग्जांपल अगर देखें तो और बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे लाइकिन है, राइट। तो लाइकिन जो है वो भी इसी में आ जाएगा। युक्का प्रोनुवा मॉथ, क्योंकि जो प्रोनुवा मॉथ है वो युक्का प्लांट के अंदर पॉलिनेशन करवाता है, और वही करवाता है, और कोई दूसरा मॉथ नहीं वहाँ पे नहीं करवाता। तो कहने का मतलब है कि कहीं भी अगर प्लस प्लस टाइप का रिलेशनशिप है, जो दोनों के लिए बेनिफिशियल रिलेशनशिप, जिसको म्यूचुअलिज्म कहते हैं, तो सारे के सारे म्यूचुअलिज्म के जो एग्जांपल हैं वो क्रिटिकल लिंक स्पीसीज के एग्जांपल कंसीडर होते हैं। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल माइकोराइजा का कंसीडर किया। अब क्रिटिकल लिंक स्पीसीज को अगर हम डिफाइन करें तो डिफाइन कैसे करेंगे, जो क्रिटिकल लिंक स्पीसीज होती हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल
an important role in supporting network in supporting network species by functioning as a pollinator। पॉलिनेटर कहते हैं जो स्पीसीज दूसरे के अंदर पॉलिनेशन करवाए, एज ए पॉलिनेटर या फिर एब्जॉर्बर। ठीक है, तो ऐसी स्पीसीज जो एक ऐसा सपोर्टिंग नेटवर्क तैयार करे जो किस राइट, और किस वो सपोर्टिंग नेटवर्क किसके रूप में फंक्शन करे, या तो वो पॉलिनेटर के रूप में या फिर वो एब्जॉर्बर के रूप में, और इसके बिना वो दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है वो सरवाइव ही ना कर पाए। तो इस तरीके की जो स्पीसीज हैं वो क्रिटिकल लिंक स्पीसीज कहलाती हैं, जैसे माइकोराइजा है, राइट। अब यहाँ पे एक जो मैं स्टार लगा के यहाँ जो एक स्टेटमेंट बताने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। और एग्जाम्पल ये है, मतलब ये लाइन ये है कि म्यूचुअलिज्म के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ म्यूचुअलिज्म जो है वो किस में आ जाएंगे, क्रिटिकल लिंक स्पीसीज में कंसीडर होंगे। ये हमेशा ध्यान रखना। तो आपको क्रिटिकल लिंक स्पीसीज के अलग से एग्जांपल याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्रिटिकल लिंक स्पीसीज जो है म्यूचुअलिज्म के जितने भी एग्जांपल हैं वो क्रिटिकल लिंक स्पीसीज में आ जाएंगे। लेकिन क्रिटिकल लिंक स्पीसीज के सारे एग्जांपल म्यूचुअलिज्म में नहीं आएंगे, ये हमेशा याद रखना कि म्यूचुअलिज्म में जितने भी एग्जांपल्स हैं, चाहे वो माइकोराइजा हो, लाइकेन हो, या प्रोनुवा मॉथ या युक्का हो, ये सारे के सारे क्रिटिकल लिंक स्पीसीज में तो काउंट होंगे। लेकिन क्रिटिकल लिंक स्पीसीज के ऑल एग्जांपल जो है वो म्यूचुअलिज्म में कंसीडर नहीं होंगे, इसमें एक्सेप्शन है। अब ऐसा क्यों कहते हैं, वो ऐसा इसलिए कहते हैं में जो ऐसा होस्ट स्पेसिफिक जो पैरासाइट होते हैं, होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट, ये एक्सेप्शन है, इन्हीं के कारण ये स्टेटमेंट बना है। तो होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट जो है वो जो है वो क्रिटिकल लिंक स्पीसीज में तो है लेकिन वो म्यूचुअलिज्म में नहीं है, राइट। तो इस कारण ये स्टेटमेंट बना है, आपको ये स्टेटमेंट भी ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ और टर्मिनोलॉजी भी यहाँ पे यूज होती हैं और वो भी हम यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे। जैसे कुछ स्पीसीज जैसे आ जाती हैं, जैसे अगर हम देखें, आपने कुछ और टर्मिनोलॉजी भी सुनी होगी, जैसे एक आता है इंडिकेटर स्पीसीज, छोटी छोटी और टर्म्स हैं उनको भी मैं यहाँ, लेकिन उनसे पहले कुछ और तीन इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं उनको मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा। एक टर्मिनोलॉजी आती है बायोटाइप, और इनको बायोटाइप और इकोटाइप और इकेट्स, तीन टर्मिनोलॉजी आती है, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे बायोटाइप। बायोटाइप में क्या होता है, जैसे इसको एग्जांपल से समझिए। जैसे एक फील्ड है, आपने देखा होगा, जैसे कॉलीफ्लावर, राइट, और कैबेज। जैसे CF बोल रहा हूँ मैं, कॉलीफ्लावर और कैबेज। CF बोले तो कॉलीफ्लावर और C बोले तो कैबेज, पत्ता गोभी और फूल गोभी। एक ही खेत में आप कैलीफ्लावर और कैबेज को लगा दो, लेकिन आप देखोगे कि इनका आपस में कोई पॉलिनेशन नहीं होता। मतलब जो कैबेज के पॉलन ग्रेन है वो सिर्फ कैबेज पे ही जर्मिनेट होंगे और जो कॉलीफ्लावर है उसकी सिर्फ कॉलीफ्लावर पे ही होंगे। तो कहने का मतलब है बायोटाइप में क्या होता है, जबकि इन दोनों का जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है, ब्रेसिका ओलरेशिया, ब्रेसिका ओलरेशिया। ठीक है,
कॉलीफ्लावर का भी और कैबेज का भी। तो ब्रासिका जो ओलेरेशिया है, इसमें स्पीसीज तो दोनों की सेम है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के साथ इस तरीके से पॉलिनेशन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि बायोटाइप को हम इसी तरीके से डिफाइन करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एक ही स्पीसीज के मेंबर एक ही एनवायरनमेंट में रखे गए हैं, लेकिन एक ही एनवायरनमेंट में होने के बावजूद भी वो एक दूसरे के साथ कोई भी इंटरब्रीड नहीं कर रहे हैं। अब ये क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या हमने जोग्राफिकल रीजन ने रोका? नहीं, एक ही एनवायरनमेंट में पाए जा रहे हैं। क्या क्लाइमेटिक रीजन ने रोका? नहीं, एक ही क्लाइमेट में पाए जा रहे हैं। ये जेनेटिक वेरिएशन के कारण ऐसा हुआ है, क्योंकि दोनों के अंदर जेनेटिक जो वेरिएशन है वो इतना ज़्यादा है कि दोनों का जो इंटरब्रीड है वो पॉसिबल नहीं है। अब क्वेश्चन उठता है कि जब दोनों का जेनेटिक वेरिएशन इतना ज़्यादा था तो दोनों को अलग अलग स्पीसीज काउंट करना चाहिए था। तो देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जेनेटिक वेरिएशन का एक क्राइटेरिया है कि सर्टेन इस लेवल तक जेनेटिक वेरिएशन होना चाहिए, तभी दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को अलग अलग स्पीसीज में काउंट किया जाता है। कॉलीफ्लावर और कैबेज के केस में क्या है, जेनेटिक वेरिएशन तो है लेकिन वो उतना ज़्यादा नहीं है कि उनको अलग स्पीसीज काउंट किया जाए। तो वहीं से सब स्पीसीज या वैरायटी का कंसेप्ट आया है। ठीक है, तो जैसे ब्रासिका ओलेरेशिया है तो इसमें 3 वैरायटी पाई जाती हैं, बोट्राइटिस, कैपिटेटा, कैपिटेटा और ब्रासिका ओलेरेशिया कोलोरापा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तीनों के तीनों क्या कहलाते हैं? दीज आर बायोटाइप। इन तीनों को आप एक ही खेत में लगा दो तो भी ये तीनों एक दूसरे के साथ कोई, और जो वैरायटी कहीं भी वर्ड आ रहा है या सब स्पीसीज कहीं भी वर्ड आ रहा है तो समझ लो जो वैरायटी या जो सब स्पीसीज है वो क्या है, वो बायोटाइप है। ठीक है, तो अब बायोटाइप में प्रॉपर्टी क्या है? प्रेजेंट इन सेम एनवायरनमेंट। पहली चीज तो ये कि भाई वो सेम, प्रेजेंट इन सेम एनवायरनमेंट, वो सेम एनवायरनमेंट में ही पाए जाते हैं बायोटाइप। दूसरी चीज यहाँ पे जो मेजर बैरियर है वो क्या है? मेजर जो बैरियर है वो ज्योग्राफिकल बैरियर नहीं है, वो है जेनेटिक बैरियर। दोनों के अंदर इतना ज़्यादा वेरिएशन है कि दोनों एक दूसरे के साथ ब्रीड नहीं कर पा रहे हैं। जेनेटिक वेरिएशन इतना ज़्यादा है कि वो ब्रीड नहीं कर पाए, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं है कि उसको अलग स्पीसीज बना दिया जाए, इसलिए सब स्पीसीज या वैरायटी बना दी जाती हैं। और क्या ये एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं? कैन नॉट इंटरब्रीड, राइट। तो एक दूसरे के साथ ब्रीड नहीं कर सकते, कैन नॉट इंटरब्रीड विद ईच अदर। ठीक है, तो अगर इस तरीके की प्रॉपर्टी पाई जा रही है तो वो बायोटाइप कहलाती है। और इसमें सिंपल आपको ध्यान रखना है कि जहाँ भी वैरायटी हो, डिफरेंट डिफरेंट जो वैरायटी होती है वो बायोटाइप ही होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो सब स्पीसीज बनाई जाती हैं वो बायोटाइप ही होती हैं, क्योंकि उनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन इतना ज़्यादा होता है कि वो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकती, चाहे वो एक ही रीजन में पाई जा रही हो, राइट। और यहाँ पे जो है वो जो मेजर बैरियर है वो जेनेटिक वेरिएशन को माना जाता है। जेनेटिक बैरियर मेजर बैरियर यहाँ काउंट होता है, और कंपटीशन में अक्सर यही यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बायोटाइप में जो मेजर बैरियर है वो क्या है। ठीक है, तो बायोटाइप को कैसे डिफाइन करेंगे कि भाई एक ही रीजन में जैसे कोई स्पीसीज डिफरेंट डिफरेंट सब स्पीसीज पाई जा रही हैं, एक ही स्पीसीज की जो सब स्पीसीज हैं वो एक ही रीजन में पाई जा रही हैं, अब वो फिर भी एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में जेनेटिक वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। अब वो जेनेटिक वेरिएशन इतना भी नहीं है कि उसको अलग स्पीसीज काउंट कर दिया जाए, तो इसलिए इस तरीके का बायोटाइप कंसेप्ट वहाँ पे अप्लाई होता है। और सिंपल वे में आपको ध्यान रखना है कि फूल गोभी, पत्ता गोभी और गांठ गोभी, जैसे ब्रासिका ओलेरेशिया बोट्राइटिस फूल गोभी, ब्रासिका ओलेरेशिया कैपिटेटा पत्ता गोभी, ब्रासिका ओलेरेशिया कोलोरापा गांठ गोभी, राइट। तो नॉलकोल, तो ये जो तीनों गोभियां हैं तो तीनों गोभी, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ ये इंटरप्रेट नहीं कर पा रही हैं, इसीलिए ये बायोटाइप का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अलावा एक दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल्स आता है बायोटाइप के अलावा, वो है इकोटाइप। देखिए इकोटाइप में हम देखते हैं इकोटाइप,
इको टाइप में देखिए समझिए, ये भी बहुत ईजी है। इको टाइप में क्या है, सपोज करो ये जो है एक ऊंचा सा पहाड़ है, राइट, ये कोई हिल एरिया है, बहुत ऊंचा पहाड़ है, यहाँ पे एक फॉरेस्ट है इसके इस साइड में, और इधर भी एक फॉरेस्ट है, ठीक है। इधर जो है वो बारिश हो रही है, रेन हो रही है, बहुत एक्सटेंसिव रेन होती है। तो जब इधर रेन हो रही है तो यहाँ पे वाटर की कोई कमी नहीं है फॉरेस्ट वन में, लेकिन यहाँ पे इधर की साइड में नो रेन, इधर की साइड में जो जोग्राफी और ये जो हिल एरिया है ये बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, यहाँ इधर की साइड में नो रेन। जब यहाँ कोई रेन नहीं है तो यहाँ पे कोई फॉरेस्ट भी नहीं है, ठीक है, नो फॉरेस्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ, कोई स्पीसीज पाई जा रही है ए, वो यहाँ इस घने जंगल में, यहाँ पे क्योंकि बारिश हो रही है तो यहाँ घना जंगल है, यहाँ पे भी ये स्पीसीज पाई जा रही है इस साइड में, लेकिन यहाँ जंगल घना नहीं है। तो यहाँ की जो क्लाइमेटिक सिचुएशन है वो थोड़ी सी, वाटर यहाँ मौजूद है तो अलग है, यहाँ वाटर नहीं है तो यहाँ की क्लाइमेटिक सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। तो इस कारण यहाँ पे जो फॉरेस्ट वन में जो ए ऑर्गेनिज्म पाया जा रहा है, ए स्पीसीज पाई जा रही है, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी पाई जाएंगी जो यहाँ नहीं पाई जाएंगी फॉरेस्ट टू में, यहाँ पे। और फॉरेस्ट टू के अंदर चूंकि रेन नहीं हो रही है, यहाँ ड्राई कंडीशन को ये फेस कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी मिलेंगी फॉरेस्ट टू के ऑर्गेनिज्म में जो फॉरेस्ट वन के ऑर्गेनिज्म में नहीं पाई जाएंगी, जबकि दोनों ही फॉरेस्ट में जो ए ऑर्गेनिज्म पाया जा रहा है वो एक ही स्पीसीज का है, ठीक है। यहाँ तक ये सिचुएशन समझ में आ गई। अब क्या हुआ, ये जो फॉरेस्ट वन के ऑर्गेनिज्म है ये फॉरेस्ट टू के ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरब्रीड नहीं कर पा रहा है, और फॉरेस्ट टू के जो ऑर्गेनिज्म है वो फॉरेस्ट वन के साथ इंटरब्रीड नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो है इस हिल एरिया को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बीच में एक जो है एक बैरियर हो गया, और ये जो बैरियर है ये जेनेटिक बैरियर हमने तो पैदा नहीं किया है, ये ज्योग्राफिकल एक बैरियर काउंट होता है, ये जेनेटिकल बैरियर नहीं है। ये कौन सा बैरियर काउंट होगा? ज्योग्राफिकल बैरियर। तो यहाँ पे जो इको टाइप है, इको टाइप में क्या बोलते हैं कि पहला तो ये कि प्रेजेंट इन डिफरेंट एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट है, जो इको टाइप्स होते हैं वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। पहली चीज तो ये प्रेजेंट इन डिफरेंट एनवायरनमेंट, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे जो इंटरब्रीड नहीं हो पा रहा है उसका मेजर बैरियर क्या है? मेजर बैरियर जेनेटिकल बैरियर नहीं है, मेजर बैरियर क्या है? ज्योग्राफिकल बैरियर है। अगर इस पहाड़ को यहाँ से हटा दिया जाए तो ये इंटरब्रीड कर लेंगे, कोई जेनेटिकल बैरियर नहीं है। लेकिन इस ज्योग्राफिकल बैरियर के कारण ये एक दूसरे के फॉरेस्ट में नहीं आ पा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे इंटरब्रीड नहीं हो पा रहा है, राइट। और यहाँ भी कैन नॉट इंटरब्रीड, क्योंकि इस ज्योग्राफिकल बैरियर के कारण ये भी एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड नहीं कर पा रहे हैं, कैन नॉट इंटरब्रीड विद ईच अदर, विद ईच अदर। ईच अदर मतलब दोनों एनवायरनमेंट, दोनों फॉरेस्ट के जो ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो एक ही स्पीसीज के हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं पाए जा रहे हैं, राइट। अब चूंकि दोनों फॉरेस्ट, दोनों ही साइड की क्लाइमेटिक सिचुएशन स्लाइटली डिफर है, एक साइड बारिश हो रही है, एक साइड बारिश नहीं हो रही है, तो लिटिल बिट जेनेटिकल वेरिएशन, क्योंकि कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत डिफर होंगी, तो लिटिल बिट जेनेटिक वेरिएशन प्रेजेंट। यहाँ पे जो जेनेटिक वेरिएशन ऐसा नहीं है कि वो एग्जैक्टली यहाँ पे जो जीनोम है वो 100% सिमिलर होगा, नहीं। यहाँ पे लिटिल बिट जेनेटिक वेरिएशन प्रेजेंट होगा, लो लेवल ऑफ जेनेटिक वेरिएशन यहाँ प्रेजेंट होगा, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं है कि वो इंटरब्रीड को रोक पाए। तो इंटरब्रीड को यहाँ रोक कौन रहा है? ज्योग्राफिकल बैरियर रोक रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इको टाइप में जो मेजर बैरियर होता है वो यहाँ पे ज्योग्राफिकल बैरियर होता है, ठीक है। इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझ लीजिए, जैसे इंडियन क्रॉ। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं दूं, एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूं, इंडियन क्रॉ और श्रीलंकन क्रॉ हैं तो दोनों क्रॉ, लेकिन इंडियन जो क्रॉ है वो फिर भी श्रीलंकन क्रॉ एंड श्रीलंका क्रॉ। इंडियन क्रॉ है वो फिर भी श्रीलंका के क्रॉ के साथ इंटरब्रीड नहीं कर पा रहा, जबकि हैं तो वो दोनों ही सेम मतलब क्रॉ।
तो वो बीच में समुद्र आ रहा है, बीच में यहाँ पे जो ज्योग्राफिकल बैरियर आ रहा है, और ज्योग्राफिकल बैरियर के रूप में यहाँ पर क्या बैरियर मौजूद है, ओशियन, समुद्र मौजूद है, ठीक है। तो इस ज्योग्राफिकल बैरियर के कारण वो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर श्रीलंका के क्रॉ को इधर ले आया जाए या इधर इंडियन क्रॉ को उधर ट्रांसफर कर दिया जाए तो वो इजिली जो है वो इंटरब्रीड कर लेंगे। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है स्पीशीज में उसको कहते हैं इको टाइप। यहाँ थोड़ा बहुत जेनेटिक वेरिएशन होगा लेकिन वो इतना नहीं होगा कि वो इंटरब्रीड को रोक सके, लेकिन यहाँ इंटरब्रीड को जो रोक रहा है वो मेजर बैरियर होता है ज्योग्राफिकल बैरियर। और यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट में मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा इको टाइप। तीसरा जो टर्म्स है वो है इकोफेन्स या इकेट्स, ठीक है। इसको देखिए थोड़ा सा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इकेट्स भी आपने ये टर्मिनोलॉजी आपने सुनी होगी, इकेट्स के इकेट्स, तो इसको ही हम इकोफीन कहते हैं। इसी को दूसरी टर्म क्या है, इको। देखिए ये क्या है, जैसे एग्जाम्पल से समझिए, क्योंकि इकोलॉजी में क्या है ना, एग्जाम्पल से चीज़ें बहुत ईजी वे में समझ में आती हैं। जैसे मनी प्लांट है, मनी प्लांट जो है आप सबने देखा होगा। मनी प्लांट में हमने एक सिचुएशन नोटिस की होगी कि जब हम उसको शेड में रखते हैं, छाया में रखते हैं, तो उसकी लीफ का कलर अलग होता है, और जब उसको लाइट में रखते हैं तो लीफ का कलर अलग होता है। जब उसको हम शेड में रखते हैं तो डार्क ग्रीन कलर लीफ हो जाती है, उसकी पत्तियां हैं वो डार्क ग्रीन हो जाती हैं। और जब हम उसको लाइट में रखते हैं तो स्लाइटली लाइट ग्रीन, येलोइश लाइट ग्रीन या हल्का सा येलोइश अपीयरेंस आने लगता है, ठीक है। अब देखिए जो मनी प्लांट है इसको जब हमने शेड में रखा तो डार्क ग्रीन हो गया, लाइट में रखा तो उसको लाइट ग्रीन येलोइश, मतलब थोड़ा सा लाइट ग्रीन हो जाता है और स्लाइटली येलोइश अपीयरेंस आने लगता है लीफ का। है तो एक ही स्पीसीज लेकिन डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में वो डिफरेंट डिफरेंट अपीयरेंस दे रही है। क्या ये अपीयरेंस जो है परमानेंट है? नहीं, ये टेम्परेरी है। इसका मतलब ये टेम्परेरी जो इफेक्ट आ रहा है ये डीएनए के चेंज के कारण नहीं आ रहा है, ये एनवायरमेंटल कंडीशन के कारण आ रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन को इकेट्स या इकोफीन कहते हैं, जहाँ पे एक ही स्पीसीज अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस देती है, लेकिन वो मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस जो आ रहा है डिफरेंट डिफरेंट, वो डीएनए के चेंज के कारण नहीं आ रहा है, वो एनवायरमेंटल कंडीशन में चेंज के कारण आ रहा है। जब हमने उसको शेड में रखा तो डार्क ग्रीन हो गया, लाइट में रखा तो लाइट ग्रीन या येलोइश लीफ हो गई। तो एनवायरमेंटल कंडीशन जो होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस अपीयर करवा रही हैं। तो जो इकेट्स हैं यहाँ पे जो फिनोटाइपिक चेंज आ रहे हैं, तो टेम्परेरी फिनोटाइपिक चेंज होते हैं। ये जो फिनोटाइपिक चेंज होते हैं ये टेम्परेरी होते हैं। तो पहली चीज़ तो ये टेम्परेरी फिनोटाइपिक चेंज, फिनोटाइप कहते हैं जो बाहर से हमें दिखता है, टेम्परेरी फिनोटाइपिक चेंज। लेकिन ये जो चेंज होते हैं नॉट ड्यू टू जेनेटिक, नॉट ड्यू टू डीएनए, ये डीएनए के कारण नहीं हो रहे हैं, ये अकर ड्यू टू, और ये क्यों हो रहे हैं, अकर ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंज। इनके लिए डीएनए जिम्मेदार नहीं है, इनके लिए कौन जिम्मेदार है, एनवायरमेंटल चेंज, वायुमंडल जो एनवायरमेंट में सिचुएशन दे रहे हैं आप, ठीक है। जैसे इसको सिंपल शब्दों में ऐसे सुनो कि जैसे मैं गर्मी में बहुत बाहर निकला तो मेरी स्किन का कलर थोड़ा सा डार्क हो गया, लेकिन मैं घर में ही रहा, एसी में रहा, तो मेरी स्किन जो है थोड़ी सी लाइट कलर हो गई। तो मेरी जो स्किन का कलर चेंज हुआ वो क्या मेरे डीएनए के कारण हुआ? नहीं, वो मेरे एनवायरमेंटल सिचुएशन के कारण हुआ। तो अगर इस तरीके के जो वेरिएशन होते हैं जो टेम्परेरी होते हैं, टेम्परेरी फिनोटाइपिक चेंज होते हैं, वो डीएनए चेंज के कारण नहीं हुए, वो एनवायरमेंटल चेंज के कारण हुए। इस तरीके के चेंज को हम कहते हैं इकेट्स या इकोफीन, ठीक है। तो इस तरह की चीज, अब इन तीनों का अगर हम एवोल्यूशन पैटर्न देखें तो जो है इकेट्स जो होते हैं, जैसे अगर कभी एक अलग स्पीसीज बनेगी तो एक स्पीसीज में पहले टेम्परेरी चेंज आएंगे इकेट्स,
और इन चेंज को होने में हजारों साल लगते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही साल में ये सब चेंज आ गया। उसके बाद इकोटाइप, इकेट्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इकोटाइप में, राइट। फिर हजारों साल तक इकोटाइप जो है धीरे धीरे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बायोटाइप में। बायोटाइप क्या होते हैं, सब स्पीसीज या वेराइटीज होती हैं, और यही सब स्पीसीज या वेराइटी 1000 ईयर्स के फर्दर एवोल्यूशन के बाद फाइनली न्यू स्पीसीज बन जाती है। कहने का मतलब है कि किसी भी न्यू स्पीसीज के फॉर्मेशन में जो इकेट्स होता है वो इनिशियल रोल प्ले करता है, फिर वो इकोटाइप और फिर बायोटाइप में कन्वर्ट होगा, और फाइनली बायोटाइप ही आगे चल के एक नई स्पीसीज बना। ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा यहाँ से इकोटाइप, बायोटाइप, न्यू स्पीसीज, तो मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि जो इकेट्स है वो सिंपलेस्ट वेरिएशन फॉर्म है स्पीसीज की, और जो बायोटाइप है वो हाईएस्ट वेरिएशन फॉर्म है किसी भी स्पीसीज की। इसके अलावा जो है कुछ और भी टर्मिनोलॉजी यहाँ पे हम देखते हैं, उन टर्मिनोलॉजी को भी हम थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक वर्ड आता है अम्ब्रेला स्पीसीज, ये दो दो तीन तीन लाइन की ही स्पीसीज टर्मिनोलॉजी है, अम्ब्रेला स्पीसीज। देखिए अम्ब्रेला स्पीसीज किसको कहते हैं, जैसे वो स्पीसीज जिनको सेलेक्ट मतलब जैसे किसी स्पीसीज को अगर हम प्रोटेक्ट करते हैं और वो उसको प्रोटेक्ट करने से कुछ और स्पीसीज भी ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट हो जाए, तो इस तरह की स्पीसीज को कहते हैं अम्ब्रेला स्पीसीज, राइट। जैसे प्रोटेक्शन ऑफ लायन, इसमें अगर एग्जांपल देखें तो जैसे अगर हम लायन को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लायन जो है वो क्या करेगा, किसी भी जंगल में अगर आप शेर को प्रोटेक्ट करते हो तो उस जंगल में रहने वाले लेपर्ड जो हैं वो भी प्रोटेक्ट हो जाएंगे, उस जंगल में रहने वाले मंकी भी प्रोटेक्ट हो जाएंगे, राइट, और उस जंगल में रहने वाले हिरण भी प्रोटेक्ट हो जाएंगे। कहने का मतलब है इस तरह की स्पीसीज जिसको प्रोटेक्ट करने से कुछ और स्पीसीज भी ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट हो जाए, तो इस तरह की स्पीसीज क्या कहते हैं, अम्ब्रेला स्पीसीज। अम्ब्रेला मतलब कि उस स्पीसीज के अम्ब्रेला में वो आ जाती हैं, राइट, इसीलिए ये टर्म दिया गया है। एक और टर्म है फ्लैगशिप स्पीसीज, राइट। ये जो टर्मिनोलॉजी है ये कभी कभी पूछ ली जाती है, तो आपको ये टर्मिनोलॉजी बस ध्यान रखना, फ्लैगशिप स्पीसीज। अब फ्लैगशिप स्पीसीज किसको कहते हैं, फ्लैगशिप स्पीसीज कहते हैं कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोगो बायोडाइवर्सिटी में, जैसे लोगो है पांडा का लोगो आपने देखा होगा, तो किसी भी स्पीसीज को अगर एक लोगो के रूप में, सिंबल के रूप में अगर यूज किया जा रहा है किसी पर्पज के लिए, तो वो स्पीसीज फ्लैगशिप स्पीसीज कहलाती है, ठीक है। तो वो एक मैसेज देती है, राइट। तो इस तरह की स्पीसीज जो किसी भी इश्यू के लिए, किसी कॉज के लिए एक एम्बेसडर के रूप में जिसकी इमेज को यूज किया जाए, जैसे पांडा है, बायोडाइवर्सिटी के लिए पांडा को यूज कर रहे हैं, तो पांडा का लोगो जैसे हमें दिखता है तो हमारे दिमाग में बायोडाइवर्सिटी जो है वो स्ट्राइक करती है। तो फ्लैगशिप स्पीसीज में यूज इमेज एज एन एम्बेसडर लोगो, मतलब लोगों के रूप में जब उनकी इमेज को यूज किया जाए तो वो स्पीसीज कहलाती है फ्लैगशिप स्पीसीज। जैसे पांडा, पांडा का आपने देखा होगा, पांडा इमेज, पांडा की जो इमेज यूज की जाती है वो, इसलिए पांडा एक फ्लैगशिप स्पीसीज भी है। इसके अलावा है फाउंडेशन स्पीसीज है, ठीक है। तो फाउंडेशन स्पीसीज जो है, फाउंडेशन स्पीसीज कहते हैं कि कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जो उनका जो हैबिटेट है वो अदर स्पीसीज को भी रहने के लिए सपोर्ट कर देता है। जैसे कोरल रीफ है, तो रीफ जो बना रही है उसमें बहुत सारे अदर एनिमल्स भी रहते हैं, तो फाउंडेशन स्पीसीज में एग्जांपल आता है कोरल रीफ का। अब फाउंडेशन स्पीसीज किसको कहेंगे, कि फाउंडेशन स्पीसीज में वो स्पीसीज आ जाती हैं जो किसी भी हैबिटेट को, मतलब हैबिटेट वो जगह होती है जहाँ पे कोई स्पीसीज या ऑर्गेनिज्म रहता है, तो फाउंडेशन स्पीसीज वो होती हैं जो कुछ इस तरीके का फाउंडेशन या स्ट्रक्चर बना दें जो वहाँ, जैसे मान लो कोरल रीफ है, जो समुद्र में जो है रीफ स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कोरल रीफ जो बना रहे हैं, तो उस कोरल रीफ में सिर्फ कोरल्स नहीं पाए जा रहे हैं, उस कोरल रीफ में जो चट्टानें बन गई हैं उसमें अदर एनिमल्स भी पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे कोरल रीफ जो है वो फाउंडेशन स्पीसीज कहलाई, क्योंकि इस कोरल रीफ ने इस तरीके का एक फाउंडेशन बना दिया जिसमें अदर स्पीसीज भी रह रहा है, राइट। तो इस तरीके की स्पीसीज को हम कहते हैं
फाउंडेशन स्पीसीज। फिर है इंडिकेटर स्पीसीज। वायुमंडल में बहुत सारे चेंज हो रहे हैं, राइट, तो इस चेंज को बहुत सारी स्पीसीज जो हैं हमें इंडिकेट करती हैं। जैसे लाइकिन, आपने पढ़ा होगा कि लाइकिन जो हैं वो एयर पॉल्यूशन को टॉलरेट नहीं कर सकते। SO2 जो लेवल है उसके लिए सेंसिटिव है। अगर कहीं भी एयर पॉल्यूशन होगा तो वहाँ पे SO2 का लेवल भी बढ़ेगा, और SO2 लेवल जैसे बढ़ेगा तो वहाँ से लाइकिन क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। और जैसे ही लाइकिन गायब हो जाएगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे एयर पॉल्यूशन का लेवल जो है वो बढ़ चुका है, तो वो इंडिकेट कर दिया उसने। तो इस तरह की स्पीसीज कहलाती हैं इंडिकेटर स्पीसीज। फिर एक स्पीसीज और होती हैं एज स्पीसीज, राइट, एज स्पीसीज। एज स्पीसीज कहते हैं इकोटोन में पाए जाते हैं। ये स्पीसीज प्रेजेंट इन इकोटोन एरिया, जहाँ पे दो इकोसिस्टम मैच करते हैं उस एरिया को इकोटोन कहते हैं। जैसे ये एक इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम 1, और ये है इकोसिस्टम 2। ये इकोसिस्टम 1 और 2 के बीच में कुछ एरिया ऐसा होता है जहाँ दोनों इकोसिस्टम एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, तो इस एरिया को कहते हैं इकोटोन। और इस इकोटोन एरिया में कोई स्पीसीज अगर पाई जाती है तो उसको कहते हैं एज स्पीसीज, राइट। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा पाई जाती है, उसको आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ मैं बहुत ज़्यादा उसको डिस्कस नहीं कर रहा। इसके अलावा हमने ये सारी स्पीसीज देखी, तो यहाँ पे हमने स्पीसीज को थोड़ा सा डिस्कस किया। स्पीसीज के अंदर जितनी भी टर्मिनोलॉजी यूज होती हैं उसको हमने डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूँ स्पीसीज को लेके, इकोलॉजी में स्पीसीज को लेके जो एक कंसेप्चुअल पार्ट है वो थोड़ा सा आपका क्लियर हुआ होगा। अगले वीडियो लेक्चर्स में मैं पॉपुलेशन और पॉपुलेशन काइनेटिक्स को डिस्कस करूंगा।